सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्लेग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। प्लेग क्या है? हाईली इन्फेक्टिशियस जूनोटिक डिजीज है। हाईली इन्फेक्टिशियस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। जूनोटिक डिजीज है जिसमें कि एनिमल जो है इन्फेक्टेड, जो रोडेंट्स हैं वो इसमें एक जूनोटिक इन्फेक्शन फैलाने वाले हैं, जो एनिमल से इन्फेक्शन फैलने वाली है। caused by the bacterium Yersinia pestis. It is historically significant for causing major pandemics. इसकी वजह से मेजर पेंडेमिक हिस्ट्री में हुआ है। मोस्ट नोटेबली बाय द ब्लैक डेथ, जिसे कि ब्लैक डेथ बोला गया, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हुई अक्रॉस यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग पॉपुलेशंस एंड रीशेपिंग द सोसाइटी। मतलब पॉपुलेशन काफी उसमें कम हुई जब मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हुई, और उसे क्या बोला गया? पेंडेमिक को ब्लैक डेथ बोला गया। The disease primarily spreads through flea bites from infected rodents and can also be transmitted via respiratory droplets in its pneumonic form. इसकी हम आगे जाके 3 फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें से थर्ड जो फॉर्म है वो है न्यूमोनिक फॉर्म। अगर न्यूमोनिक फॉर्म में पेशेंट होता है तो उस पेशेंट के स्नीज करने से, कफ करने से जब ड्रॉपलेट्स होते हैं तो ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। अब इसे ब्लैक डेथ क्यों बोला गया? पहले तो हमने पढ़ लिया कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ। इसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन हुई जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, जिसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग होगी। ब्लड वेसल अगर डैमेज होगी तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी और टिश्यू की डेथ हो सकती है, सेल्स डेथ हो सकती है। और वो फर्दर जब ब्लीडिंग वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, टिश्यूज की डेथ हो रही है, तो गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाएगा। स्किन जो है वो डार्क पर्पल और ब्लैक हो सकती है एडवांस्ड केस में। जहां पे भी ब्लीडिंग होगी तो स्किन के नीचे हमें पर्पलिश या फिर बाद में ब्लैकिश कलर का जो निशान दिखाई देगा। आल्सो सिंबलाइज मास डेथ एंड फियर ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। कि जो ये ब्लैक डेथ है तो इस वजह से बोला गया है कि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होगी, टिश्यू डेथ होगी और डार्क पर्पल या ब्लैक कलर की स्किन यहाँ पे दिखाई देगी। एक कारण तो ये है इसको ब्लैक डेथ बोलने का। दूसरा कारण क्या है कि ब्लैक इसलिए बोला कि इसको एक सिंबलाइज माना गया मास डेथ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों की जान गई थी। तो मास डेथ एंड फियर की वजह से ड्यूरिंग 14th सेंचुरी पेंडेमिक इसको ब्लैक डेथ नाम दिया गया। सो द नेम ब्लैक डेथ कम्स फ्रॉम ब्लैकेंड स्किन इन सीवियर केसेस प्लस द टेरिफाइंग स्केल ऑफ द एपिडेमिक। कितना टेरिफाइंग ये स्केल था, तो एज ए ब्लैक कलर को सिंबलाइज मानते हुए इसे ब्लैक डेथ बोला गया। अब हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेग क्या है? एक्यूट फेब्राइल इलनेस कोज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, और इसकी वजह से क्या होगा? लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी, सेप्टिसीमिया और न्यूमोनिया डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल फॉर्म। तो यहाँ पे हमें ये अलग अलग फॉर्म्स इसकी देखने को मिल सकती है। ये एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस होती है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब इसकी प्रीवेलेंस क्या है? प्लेग डिजीज अभी बहुत रेयर है, लेकिन स्टिल एग्जिस्टिंग जूनोटिक डिजीज वर्ल्ड वाइड है। ग्लोबल स्टेटस की अगर हम बात करें तो वेरी रेयर है आज के टाइम में, ड्यू टू एंटीबायोटिक एंड कंट्रोल मेजर्स। अबाउट 100 to 300 केसेस पर ईयर ओनली वर्ल्ड वाइड इसके देखने को मिलते हैं। एंडेमिक रीजन्स जहाँ पे ये सबसे ज्यादा होता है या अभी भी हो रहा है, ये कुछ रीजन्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं जहाँ पे हायर नंबर ऑफ केसेस अभी भी देखे जाते हैं। पैटर्न क्या है इसकी अकरेंस का? अक्कर मेनली इन रूरल एरियाज linked to rodent and flea bites. Outbreak are small and localized, not global pandemic now. 14th century में ये ब्लैक डेथ का ग्लोबल पेंडेमिक हुआ था। अभी ये कंट्रोलेबल है क्योंकि एंटीबायोटिक एंड कंट्रोल मेजर्स की वजह से। हिस्टोरिकली इसने पेंडेमिक कोज किया था जो कि ब्लैक डेथ था। आज के टाइम में ये रेयर है, ट्रीटेबल है एंड कंट्रोल्ड है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो डिजीज है ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से, जो कि हाईली विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करता है। जो ये बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है। ग्राम नेगेटिव मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसकी एक थिन सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव है, एंड अपीयर शॉर्ट एंड ओवल इन शेप समवेयर बिटवीन स्फेरिकल that is coccus and rod shaped that is bacillus। तो इसीलिए इसकी शेप को क्या बोला गया? कोकोबैसिलस बोला गया। नेक्स्ट क्या है? बाइपोलर स्टेनिंग।
सेफ्टी पिन लाइक अपीयरेंस, जो कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये क्या है, सेफ्टी पिन लाइक अपीयरेंस। जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं स्टेन करके, जो एंड है बैक्टीरिया के वो ज्यादा डाई ले लेते हैं देन द सेंटर, इसी वजह से इसकी जो लुक आती है वो कैसी आती है माइक्रोस्कोप के अंदर, सेफ्टी पिन लुक आती है। ये एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर है, जब हम कल्चर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो सेफ्टी पिन अपीयरेंस है तो वो कौन सा बैक्टीरिया है। नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं होते, फ्लैजिला की वजह से, फ्लैजिला ना होने की वजह से ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ये स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती है यहाँ पे, मतलब कि ये लेस रेजिस्टेंस है टू एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन कंपेयर टू द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ पे है सेफ्टी पिन लाइक अपीयरेंस स्टेनिंग पे वो दिखाई दे रही है। अब विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ यर्सीनिया पेस्टिस की बात करें कि इसका विरुलेंस इतना ज्यादा क्यों है, तो फर्स्ट वन है F1 एंटीजन। जो F1 एंटीजन है वो इसके आउटर सरफेस पे पाया जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल लाइक लेयर फॉर्म करता है अराउंड द बैक्टीरिया। ये प्रिवेंट करता है इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, वो इनको इनगल्फ ना कर पाए, इसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, और बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर जाता है और मल्टीप्लाई करता है इनसाइड द होस्ट। यानी कि इसके आउटर सरफेस पे F1 एंटीजन होने की वजह से मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते और ये सरवाइव कर जाता है। नेक्स्ट है एंडोटॉक्सिन्स। लिपोपोलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन में। जब बैक्टीरिया ब्रेक डाउन होता है तो लिपोपोलीसैकेराइड्स रिलीज होते हैं। वो रिलीज होते हैं तो वो ट्रिगर करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसके बाद पेशेंट को हाई फीवर, इन्फ्लेमेशन होती है, और सीवियर केसेस में सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। एकदम से ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का वो ड्रॉप कर सकता है, या ऑर्गन फेलियर की कंडीशन हो सकती है। तो जब बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन होता है तब लिपोपोलीसैकेराइड्स रिलीज होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देते हैं। थर्ड वन इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये एंजाइम क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, और वो प्लाज्मिन फिर ब्रेक डाउन करेगा फाइब्रिन का, जो कि फाइब्रिन क्या है, एक प्रोटीन है जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। By dissolving these barriers, ये bacteria can spread more easily through the tissues and invade different parts of the body. Type 3 secretion system. It is specialized protein injection system that allows the bacterium to directly inject toxic proteins into the host immune cells. ये directly भी inject कर सकता है. These proteins disable or kill the immune cells, helping the bacteria escape immune defense. तो ये सारे फैक्टर्स हैं इसकी वायरुलेंस ज्यादा होने के, कि ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है, कैसे डायरेक्टली टॉक्सिन इंजेक्ट कर सकता है, कैसे ये फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करता है, ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े। अब जो हम फ्ली वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो फ्ली क्या है, यहाँ पे वेक्टर है। प्लेग के केस में मेन वेक्टर है रेड फ्ली, स्पेशली जिनोप्सिला चोप्सिस। तो रोल इन ट्रांसमिशन क्या है इसका, एक्ट एज अ बायोलॉजिकल वेक्टर फॉर यर्सीनिया पेस्टिस। कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होती है, जो फ्ली है वो क्या करेगी, फीड करेगी इन्फेक्टेड रोडेंट को, वहां से उसके ब्लड पे फीड करेगी वो, फिर बैक्टीरिया उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द फ्ली गट, फिर ब्लॉकेज फॉर्मेशन होगी, और उसकी वजह से फ्ली को हंग्री ज्यादा फील होगा, जिसकी वजह से वो रिपीटेड बाइट करेगी, और रिपीटेड बाइट करेगी तो वो ट्रांसफर करती रहेगी बैक्टीरिया को ह्यूमंस में। आपको डायग्राम में यहाँ पे फ्ली का डायग्राम दिखाई दे रहा है। फ्ली किसे कहते हैं, जो विंगलेस कोई इंसेक्ट या पैरासाइट जो ब्लड सकिंग होता है उसको बोलते हैं। बाइट का मैकेनिज्म क्या है, इन्फेक्टेड जो फ्ली है वो बाइट करेगी तो डिपॉजिट करेगी बैक्टीरिया को स्किन में, और वहां से एंट्री ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगी। इन्वायरमेंटल सर्वाइवल, फ्ली सर्वाइव करेगी रोडेंट बरोज में, डर्टी इन्वायरमेंट्स में, और ओवर क्राउडेड कंडीशंस में। जहाँ पे जो रोडेंट्स पाए जाते हैं, चूहे पाए जाते हैं, स्क्वायरल्स वगैरह, तो उनके जो बिल होते हैं, जो उनके घर होते हैं, उसमें ये सर्वाइव करते हैं, या फिर डर्टी एनवायरनमेंट में, या फिर ओवर क्राउडेड जो कंडीशंस हैं वहां पे ये सर्वाइव कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है आउटब्रेक के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग ड्यूरिंग द एपिडेमिक्स। ब्यूबोनिक प्लेग जिसमें लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। Control measures, flea control using insecticide is essential to break the transmission cycle. जब तक हम फ्ली का कंट्रोल नहीं करेंगे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके, तब तक प्लेग को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि अगर फ्ली कंट्रोल होगी तो इसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। फ्ली बाइट करेगी रोडेंट्स को और फिर वो ह्यूमंस को बाइट करती है।
तो साइकिल तोड़ने के लिए फ्ली कंट्रोल करना जरूरी है। अब ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट वन इज फ्ली बाइट। मोस्ट कॉमन इंसेक्ट स्प्रेड करेगा थ्रू द बाइट ऑफ द फ्लीज दैट फीड ऑन द इन्फेक्टेड रोडेंट्स लाइक रैट्स, ट्रांसमिटिंग बैक्टीरिया इनटू ह्यूमंस। यानी कि रोडेंट पे उसने बाइट किया था, वहां से उसको बैक्टीरिया मिला और फिर वो ह्यूमन पे बाइट करके उसको ट्रांसमिट कर देगी। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू। हो सकता है कि कहीं पे स्किन पे पर्सन को कट है या कोई ब्रेक है और उस कट या ब्रेक के थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर गया। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट है या जो पर्सन है वो डायरेक्ट टच हुआ है ब्लड या बॉडी फ्लूइड जो इन्फेक्टेड एनिमल्स या ह्यूमंस का है, तो उससे डायरेक्ट उसको जा सकती है इन्फेक्शन। थर्ड इज इनहेलेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स, दैट इज न्यूमोनिक प्लेग। ब्रीदिंग इन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो न्यूमोनिक प्लेग का कोई पेशेंट है और उसको कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, कफ स्नीज से क्या होगा, ड्रॉपलेट गिरेंगे जमीन पे या फिर एयर में। तो ड्रॉपलेट्स वो पर्सन सामने वाला जो हेल्दी पर्सन है वो इनको इनहेल कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उससे उसको लंग इन्फेक्शन हो सकती है और रैपिड पर्सन टू पर्सन स्प्रेड्स इस कंडीशन में हो सकता है। फोर्थ वन इज हैंडलिंग इन्फेक्टेड एनिमल्स। कोई स्किनिंग कर रहा है या हैंडल कर रहा है इन्फेक्टेड एनिमल्स को, स्पेशली रोडेंट्स को। रोडेंट्स क्या होते हैं, जो gnawing करने वाले मैमल्स होते हैं, जो कि कुतर के चीजें खाते हैं, जैसे कि रैट, माउस, स्क्वेरल, हैमस्टर, ये सब। तो ये क्या है, अगर कोई इनको हैंडल कर रहा है तो वो ज्यादा रिस्क ऑफ एक्सपोजर है उस बैक्टीरिया के। स्किनिंग यानी कि स्किन उतार रहे हैं कोई जो जानवरों की, तो ये सारे इसके ट्रांसमिशन हो सकते हैं। फ्ली की बाइट से हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड एनिमल्स को जो हैंडल कर रहे हैं, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब तक हमें पैथोफिजियोलॉजिस्ट की समझ आ चुकी है कि कैसे ये प्लेग फैलता है। फर्स्ट इज एंट्री या इनोकुलेशन स्टेज है। इन्फेक्शन बिगिन होगी विद द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली। यर्सीनिया पेस्टिस एंटर करेगा स्किन में एंड इज टेकन अप बाय लोकल इम्यून सेल्स। जहां पे भी बाइट करेगा वहां की लोकल इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेज उसको टेकन अप कर लेंगी। देन क्या होगा, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल एंड मल्टीप्लीकेशन। बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा एंड मल्टीप्लाई करेगा इनसाइड मैक्रोफेजेस अवॉइडिंग अर्ली इम्यून डिस्ट्रक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा पहले भी कि F1 एंटीजन होता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है, मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। नेक्स्ट लिम्फेटिक स्प्रेड, दैट इज ब्यूबोनिक स्टेज जिसे हम बोलते हैं। जो बैक्टीरिया है वो ट्रेवल करेगा वाया लिम्फेटिक वेसल्स टू द रीजनल लिम्फ नोड्स। जहां पे भी बाइट की है वहां की जो रीजनल लिम्फ नोड्स होंगी वो उसको ले लेंगी और वहां वो मल्टीप्लाई करेगा रैपिडली, कोजिंग इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, फॉर्मेशन ऑफ पेनफुल एनलार्ज लिम्फ नोड्स। तो पेनफुल और इनलार्ज लिम्फ नोड जिस स्टेज में होंगे उसे क्या कहेंगे, ब्यूबोनिक स्टेज कहेंगे। हेमाटोजेनस स्प्रेड हो सकता है। देन बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, जिसके बाद सेप्टिसीमिया होगा, यानी कि ब्लड में इंफेक्शन हो जाएगी पेशेंट को, और वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन होगा अलग अलग ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लोकलाइजेशन, दैट इज न्यूमोनिक स्टेज, बैक्टीरिया में रीच द लंग्स कोजिंग न्यूमोनिक प्लेग विच कैन स्प्रेड वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अब सिस्टमिक इफेक्ट क्या आएंगे इसके, जो ब्लड में जब रिलीज हुआ तो मैसिव इन्फ्लेमेशन हो सकती है ड्यू टू एंडोटॉक्सिन रिलीज, टिश्यू डेथ या नेक्रोसिस हो सकता है लिम्फ नोड्स का या फिर सराउंडिंग टिश्यूज का। एंडोटॉक्सीमिया लीड्स टू सेप्टिक शॉक एंड डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन और मल्टी ऑर्गन फेलियर इन सीवियर केसेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेग्स क्या है, तो 3 इसकी स्टेजेस हैं या 3 फॉर्म है। ब्यूबोनिक प्लेग जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, सेप्टिसिमिक प्लेग, एंड थर्ड वन इज न्यूमोनिक प्लेग, दैट इज मोस्ट सीवियर एंड कंटेजियस फॉर्म। ये ज्यादा इन्फेक्टिशियस फॉर्म है, पर्सन टू पर्सन जल्दी स्प्रेड कर सकती है और मोर सीवियर फॉर्म होती है न्यूमोनिक प्लेग। वन बाय वन को हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज ब्यूबोनिक प्लेग, मोस्ट कॉमन फॉर्म है। सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर एंड चिल्स मिलेगा, सीवियर वीकनेस एंड बॉडी एक्स, पेनफुल स्वोलन लिम्फ नोड्स कॉमनली इन ग्रोइन रीजन, एक्जिला और नेक, हेडेक होगा, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन ओवर द ब्यूबो में बिकम रेड, टेंस एंड warm. इन सीवियर केसेस ब्यूबोज में बिकम नेक्रोटिक या ब्लैकन। जो सीवियर केस होंगे उसमें जो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हुई, जहां यहाँ पे लिम्फ नोड की स्वेलिंग है, यहाँ पे स्वेलिंग है, तो सीवियर केसेस में ये कैसे हो सकते हैं, ब्लैकिश डिस्कलरेशन इनमें हो सकती है।
नेक्स्ट है सेप्टिसिमिक प्लेग। सेप्टिसिमिक प्लेग में क्या होगा, हाई फीवर विद एक्सट्रीम वीकनेस, सेप्टिक शॉक हो सकता है अगर सडन ब्लड प्रेशर डाउन हो गया या रैपिड पल्स हुई, ब्लीडिंग अंडर द स्किन एंड फ्रॉम बॉडी ओपनिंग्स, जो भी ओपनिंग्स है वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू टिश्यू डेथ, इसीलिए ब्लैक डेथ बोला गया था। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग कैन लेड टू डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। यहाँ पे ये पेरिफेरल जो पेरिफ्री में ब्लड सप्लाई कम होगी, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से, तो यहाँ पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन या नेक्रोसिस जो है फिंगर्स का हो रखा है, ये आप देख सकते हैं। और जो हमने पहले पढ़ा था डार्क पर्पल कलर की या ब्लैकिश डिस्कलरेशन, तो ये पर्पलिश डिस्कलरेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इज न्यूमोनिक प्लेग, मोस्ट डेंजरस फॉर्म होती है, लंग्स को इफेक्ट करती है। इसके सिम्टम क्या होंगे, हाई फीवर और चिल्स, सीवियर कफ विद ब्लड स्पूटम, स्पूटम में ब्लड आ सकता है, चेस्ट पेन होगा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग दैट इज डिस्निया, हेडेक, वीकनेस, रेस्पिरेटरी फेलियर इफ अनट्रीटेड और हाईली कंटेजियस है वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये जल्दी से जल्दी काफी लोगों में फैल सकती है। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं। सबसे पहले सीबीसी कराएंगे, सीबीसी है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है, इंक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल काउंट इंडिकेटिंग इन्फेक्शन, देयर में आल्सो बी न्यूट्रोफिलिया एंड समटाइम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दैट इज लो प्लेटलेट काउंट भी मिल सकता है। अगर हम ब्लड कल्चर कराएंगे सेप्टिसिमिक प्लेग की कंडीशन में, जब ब्लड में इन्फेक्शन होगी तो ब्लड जो सैंपल है उसको कलेक्ट करके और कल्चर करेंगे तो हम आइसोलेट कर सकते हैं यर्सीनिया पेस्टिस को, और ये मोस्टली सेप्टिसिमिक प्लेग की कंडीशन में टेस्ट कराया जाता है और जिससे उसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो सकता है। नेक्स्ट इज लिम्फ नोड एस्पिरेट, जहां पे स्वोलन लिम्फ नोड होगी तो लिम्फ नोड का फ्लूइड एस्पिरेट करके उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन किया जाएगा और कल्चर किया जाएगा, जिसमें हमें क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बाइपोलर सेफ्टी पिन स्टेनिंग बेसिलाई विच इज हाईली सजेस्टिव ऑफ द प्लेग। फिर स्पूटम एग्जामिनेशन, न्यूमोनिक प्लेग में जहाँ पे ब्लड आ रहा था स्पूटम में, वहां पे हम स्पूटम का सैंपल लेके उसको सस्पेक्टेड न्यूमोनिक केसेस के लिए चेक करा सकते हैं। माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर हेल्प डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म एंड दिस टेस्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस फॉर्म इज हाईली कंटेजियस। PCR, polymerase chain reaction, rapid diagnosis, detect bacterial DNA quickly and accurately even in early stages. It is highly sensitive and useful when rapid confirmation is needed. Imaging, chest X-ray. In pneumonic plague, chest X-ray may show lung consolidation, infiltrates और pneumonia, जिसके वजह से हम एक्सरे देख के असेस कर सकते हैं कि कितने लंग इन्वॉल्व हो गए हैं न्यूमोनिक प्लेग की कंडीशन में। अब हम ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल इमरजेंसी की तरह इसको ट्रीट करना है, एंटीबायोटिक इमीडिएटली स्टार्ट करने हैं, कल्चर के कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लास क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ये इरिवर्सिबल बाइंड करती है 230S राइबोसोमल सब यूनिट से, जिससे कि ये इनहिबिट करती है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को और बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट इसका होता है। डोज इसकी 1 ग्राम IM एवरी 12 आवर्स, ड्यूरेशन 7 to 10 days इन केस ऑफ एडल्ट, और यूज क्या है इसका, सीवियर ब्यूबोनिक, सेप्टिसिमिक एंड न्यूमोनिक प्लेग में दे सकते हैं। नेक्स्ट है जेंटामाइसिन, ये भी अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास ऑफ ड्रग है, सेम इसका मोड ऑफ एक्शन है, इनहिबिट करेगी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। इसकी डोज है 5 mg पर kg पर डे IV या IM दे सकते हैं, वंस डेली या डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है, 7 to 10 days, अल्टरनेटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, वाइडली यूज्ड इन सीवियर केसेस। नेक्स्ट वन इज डॉक्सीसाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग है, बाइंड करती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट से, ब्लॉक करेगी ट्रांसफर RNA अटैचमेंट को, इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को, तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है इसका। डोज इसकी क्या रहेगी, 100 mg IV या पर ओरल ट्वाइस डेली, ड्यूरेशन 10 to 14 days, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में यूज करते हैं एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज सिप्रोफ्लोक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन क्लास ऑफ ड्रग है, ये इनहिबिट करेगी DNA काइनेज को, ब्लॉक करेगा जो बैक्टीरियल DNA रेप्लिकेशन को।
तो 400 mg IV एवरी 12 आवर और 500 to 750 mg ओरली ट्वाइस डेली दे सकते हैं। 10 to 14 डेज की ड्यूरेशन है। अल्टरनेटिव फर्स्ट लाइन ड्रग स्पेशली इन न्यूमोनिक प्लेग। सपोर्टिव केयर क्या देंगे? IV फ्लूइड जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा और शॉक से प्रिवेंट करेगा। ऑक्सीजन थेरेपी अगर न्यूमोनिक प्लेग का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट में ना हो, इसीलिए ऑक्सीजन थेरेपी न्यूमोनिक प्लेग में एसेंशियल है। एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग जो कि फीवर को और पेन को रिड्यूस करेंगी। आइसोलेशन मेनली न्यूमोनिक प्लेग के पेशेंट को, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जल्दी से दूसरे को हो सकता है, इसीलिए उस पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है। प्रिवेंट एयरबोर्न ट्रांसमिशन। आईसीयू केयर अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक में है या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के केस है तो उनकी आईसीयू केयर। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? रोडेंट कंट्रोल मेन मेजर है। एलिमिनेशन ऑफ रैट्स एंड अदर रोडेंट यूजिंग सैनिटेशन, ट्रैपिंग या सेफ यूज ऑफ रोडेंटिसाइड रिड्यूसेस द रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। फ्ली कंट्रोल करेंगे, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड टू किल फ्लीज एंड ब्रेक द ट्रांसमिशन साइकिल बिटवीन रोडेंट एंड ह्यूमंस। पर्सनल प्रोटेक्शन, हमेशा जब भी कोई सिक या डेड एनिमल के साथ अगर कॉन्टेक्ट हो रहा है तो हमेशा ग्लव्स या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का यूज करना है जब उन एनिमल्स को या उनके टिश्यूज को हैंडल किया जाए। अगर कोई न्यूमोनिक प्लेग का पेशेंट है तो उसका आइसोलेशन जरूरी है। स्ट्रिक्ट रेस्पिरेटरी आइसोलेशन टू प्रिवेंट पर्सन टू पर्सन स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस हम दे सकते हैं उन केसेस में जो कि क्लोज कॉन्टेक्ट में आए हैं इन्फेक्टेड केसेस के, उनमें से हम डॉक्सीसाइक्लिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं। सर्विलेंस एंड अर्ली डिटेक्शन, रैपिड रिपोर्टिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ द सस्पेक्टेड केसेस टू प्रिवेंट द आउटब्रेक्स। हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, अवॉइडिंग रोडेंट एक्सपोजर एंड अर्ली मेडिकल कंसल्टेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? सेप्टिक शॉक हो सकता है क्योंकि एकदम से एंडोटॉक्सिन रिलीज होंगे ब्लड में, जिसकी वजह से सीवियर हाइपोटेंशन या ऑर्गन फेलियर हो सकता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो सकता है। वाइड स्प्रेड कोलोटिंग हो जाएगी फॉलोड बाय ब्लीडिंग। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। गैंग्रीन या टिश्यू नेक्रोसिस, मेनली फिंगर्स, टोज एंड नोज ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई। पेरिफेरी में ब्लड सप्लाई पुअर होगी तब। न्यूमोनिया एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इन न्यूमोनिक प्लेग। मेनिंजाइटिस बहुत रेयरली हो सकता है लेकिन सीरियस स्प्रेड टू सीएनएस हो सकता है पेशेंट में। डेथ इफ अनट्रीटेड, स्पेशली इन न्यूमोनिक, क्योंकि ये मोर क्रोनिक और मोर सीवियर फॉर्म है ये, और मोर इन्फेक्टिशियस फॉर्म है एंड सेप्टिसेमिक फॉर्म्स में डेथ भी पॉसिबल है। अभी की पॉइंट्स क्या है? अर्ली ट्रीटमेंट करनी है, हमें कल्चर का वेट नहीं करना है। 24 आवर्स के विदिन अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो मोर्टेलिटी काफी हद तक रिड्यूस हो सकती है। न्यूमोनिक प्लेग में स्ट्रिक्ट रेस्पिरेटरी आइसोलेशन जरूरी है। इसी स्टेज में आइसोलेशन की नीड है क्योंकि ये ड्रॉपलेट प्रिकॉशन करेगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाएगा। प्लेग इज नाउ ट्रीटेबल विद एंटीबायोटिक्स, सो इसकी वैक्सीनेशन नॉट कॉमनली नीडेड वर्ल्ड वाइड। पहले इसकी वैक्सीनेशन भी डेवलप हुई थी। वैक्सीनेशन 3 टाइप की हुई थी डेवलप, लेकिन अभी रूटीनली नॉट यूज में है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक से और प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करने से अभी कंट्रोलेबल है और वर्ल्ड वाइड अभी 100 से 300 केसेस ही देखने को मिलते हैं, इसके ज्यादा इसका स्प्रेड अब नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्लेग टॉपिक को कंप्लीट किया है। उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिवेलेंस, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन क्या होगी और कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।